गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, पोषण विशेषज्ञ, सेठ मुरलीधर मान सिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में मेरे अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत करती हूँ। पिछले अध्ययन सत्र में हमने शर्करा और शर्करा की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था तथा शर्करा के विभिन्न प्रकार पढ़े थे। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम शर्करा एवं गुड़ के निर्माण प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन सत्र में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं वे हैं शर्करा के निर्माण प्रक्रिया, शर्करा की परिष्करण की प्रक्रिया, गुड़ की निर्माण प्रक्रिया, गुड़ की विशेषताएं, शर्करा का क्रिस्टलाइजेशन एवं शर्करा का इन्वर्जन की प्रक्रिया। शर्करा के निर्माण प्रक्रिया, जैसा कि आप इस फ्लो चार्ट में देख ही रहे हैं, शर्करा की निर्माण प्रक्रिया खेतों में गन्ने की कटाई से ही शुरू हो जाती है। गन्नों को काटते समय तने के भाग से काटा जाता है तथा जड़ों को जमीन में ही छोड़ दिया जाता है, जो कि अगले सत्र में बुआई के लिए काम आते हैं और उनसे गन्ने के नए पौधे निकलते हैं। गन्ने की कटाई के बाद गन्नों के बंडल बनाकर शुगर मिल्स में भेज दिया जाता है। शुगर मिल्स में गन्नों को धोकर, साफ पानी से धोकर, पोंछकर रस निकालने के लिए छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। रस निकालने की प्रक्रिया में पहले गन्नों को दो घूमते हुए चाकुओं के बीच में से निकाला जाता है, जिससे गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को 3 रोलर मिल्स के बीच में से निकाला जाता है, जिससे गाढ़े हरे रंग का अम्लीय धुंधला रस प्राप्त होता है, जो कि अभी बिल्कुल भी रिफाइंड नहीं है, तथा गन्ने का जो बचा हुआ रुक्ष अंश होता है, बागेस होता है, वो जानवरों को खिलाने के लिए अलग कर दिया जाता है। गन्ने के इस रस को मिल्क ऑफ लाइम अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड चूने के साथ मिलाकर 65 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है एवं साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी गुजारी जाती है। इससे दो काम होते हैं। एक तो मिल्क ऑफ लाइम के साथ मिक्स करने से गन्ने के रस की अम्लीयता कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है, और दूसरा, जितने भी अघुलनशील तत्व गन्ने के रस में होते हैं वो कैल्शियम के साथ फॉस्फेट्स और लवण बनाकर नीचे तली में बैठ जाते हैं और गन्ने का रस कुछ हद तक शुद्ध हो जाता है। गन्ने के रस में अभी भी बहुत अशुद्धियाँ बाकी हैं। इसको साफ करने के लिए इसको आगे क्लैरिफायर, जिसमें 4 श्रेणी में बड़े बड़े ट्रे रखे हुए हैं, उसमें शिफ्ट किया जाता है और इस प्रकार इन क्लैरिफायर में जाने से गन्ने के रस में से मिट्टी और अन्य अशुद्धियाँ मुक्त हो जाती हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रस को रंगहीन कर देता है। इस क्लैरिफाइड रस, ये जो हम अभी क्लैरिफायर से प्राप्त हुआ है, इसमें लगभग 15% ठोस अंश तथा 85% जल होता है। अब इस गन्ने के रस को वाष्पीकरण के लिए 4 उबालने वाले टैंक में भेज दिया जाता है। ये चारों टैंक क्रमिक एक 1 by 1 सीरीज में लगे हुए होते हैं। इन टैंक्स में दबाव एवं निर्वात की स्थिति बनी रहती है तथा प्रत्येक अगले आने वाले टैंक का दबाव पहले टैंक के मुकाबले कुछ अधिक होता है और वाष्पीकरण के दौरान बनने वाली वाष्प अगले टैंक में जाकर गन्ने के रस को गर्म करने का काम करती है। इस प्रकार वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान लगभग 75% वाष्प जल के रूप में उड़ जाता है और शेष बचे हुए वाष्पीकृत रस में लगभग 65% ठोस तथा 35% जल रह जाता है। ये जल, जो कि क्लैरिफाइड रस में पहले 85% था, अब 35% तक ही रह गया और ठोस अंश, जो कि पहले 15% थे, अब 65% रह गए। इस वाष्पीकृत रस को आगे जब प्रोसेस करते हैं तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे कि वाष्पीकृत रंगहीन द्रव हमें प्राप्त हो। आपने देखा होगा शक्कर जो होती है बिल्कुल श्वेत कलर की होती है, तो गन्ने के रस को सल्फर डाइऑक्साइड गैस के द्वारा पूर्णतया रंगहीन बना दिया जाता है। इसके पश्चात क्रिस्टलीकरण के लिए इस गाढ़े रस को बहुत बड़े बड़े व चौड़े बर्तनों में निर्वात की उपस्थिति में उबाला जाता है। जब इन गन्ने के रस को बड़े बड़े चौड़े बर्तनों में उबाला जाता है तो कंसंट्रेटेड रस, सांद्र रस का निर्माण होता है और इस सांद्र रस में
शक्कर के कुछ दाने डाल करके इनरकों को इनिशिएट किया जाता है और क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया को इनिशिएट किया जाता है, जिससे शर्करा क्रिस्टलीकृत हो जाती है और इस शांत द्रव में शर्करा के रवों या क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। अब जो द्रव हमारे पास में उसमें क्रिस्टलीकृत शर्करा भी है और शांत द्रव भी है और इन दोनों का मिश्रण है। इस क्रिस्टलीकृत शर्करा के रवों को अलग करने के लिए इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा सेंट्रीफ्यूगल मशीन में भेजा जाता है, जो कि 1000 से 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट की स्पीड पे घूमती है। इस तेज घूमते हुए ड्रम में जो शर्करा के रवे होते हैं वो कच्ची शर्करा के रूप में अलग हो जाते हैं और जो द्रव होता है वो शीरा या मोलासिस के रूप में अलग कर दिया जाता है। इस कच्ची शर्करा में अभी 96 से 97% सुक्रोज है, 0.5 से 0.75% नमी होती है और 0.75 से लेकर 1% तक ग्लूकोज या फ्रक्टोज या दोनों ही या कुछ कार्बनिक तत्व होते हैं। शर्करा के इन दानों को गर्म पानी से धोकर पुनः घूमती हुई ट्रॉलियों में गर्म व ठंडी हवा के संपर्क में लाकर आर्द्रता या नमी को नष्ट किया जाता है तथा इस शर्करा को, कच्ची शर्करा को पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है रिटेलिंग के लिए, सेलिंग के लिए। ये तो हमने बात करी शर्करा के निर्माण प्रक्रिया की, लेकिन शर्करा को निर्माण प्रक्रिया के बाद रिफाइनिंग या परिष्करण प्रक्रिया से भी गुजारा जाता है, जिससे शक्कर काफ़ी ब्राइट एवं कलरलेस प्राप्त होती है। तो आइए देखें कि शर्करा के परिष्करण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। कच्ची शर्करा के दानों को सबसे पहले हम पानी में धोते हैं। इसके पश्चात पानी में घोला जाता है, विलयन, शर्करा का विलयन बनाया जाता है। शर्करा के इस विलयन को सक्रिय चारकोल, एक्टिव चारकोल पर से गुजारा जाता है। इस एक्टिव चारकोल की एक खासियत होती है कि वो शर्करा में उपस्थित कलर या इस जो शर्करा का विलयन है उसमें उपस्थित रंग गंध को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके साथ साथ धूल के कण और गंदगी और अन्य वर्ज्य पदार्थ भी इस चारकोल में घुल जाते हैं, जमा हो जाते हैं और शर्करा के विलयन को छान लिया जाता है। इस प्रकार चारकोल पे से गुजार कर छाने गए शर्करा का जो विलयन होता है वो काफ़ी कलरलेस होता है, बहुत शुद्ध होता है, गंदगी से रहित होता है, रंग से रहित होता है, साथ ही साथ उसमें किसी भी प्रकार का अन्य कोई कार्बनिक अवयव भी नहीं होता। छाने गए इस विलयन को फिर जिस तरह से हमने शर्करा निर्माण के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया से गुजारा था, उसी प्रकार पहले वाष्पीकरण, फिर क्रिस्टलीकरण और फिर सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा शर्करा के दानों को अलग कर लिया जाता है, रवों को अलग कर लिया जाता है और जो कंसनट्रेटेड जूस में से रवों को अलग करने के बाद जो मोलासिस बचता है उसको हम राब या छोवा भी कहते हैं। उसको पुनः कच्ची शर्करा के निर्माण और प्रसंस्करण के लिए काम में ले लिया जाता है। शर्करा के इन दानों को घूमते हुए ड्रम में गर्म हवा की सहायता से सुखाया जाता है और शुद्ध शर्करा की विभिन्न आकारों में पैकिंग करके बाजार में सप्लाई की जाती है। ये तो बात हमने करी शर्करा के निर्माण की और परिष्करण की, लेकिन हम लोग गन्ने के रस से ही बना हुआ गुड़ का भी उपयोग करते हैं। तो आइए जानें कि गुड़ का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। गुड़ के निर्माण के लिए गन्नों की कटाई और छटाई के बाद क्रशर में से गुजार कर रस निकाला जाता है, रस को छाना जाता है, जिससे कि इसमें अगर गन्ने के तनों के कुछ छिलके या अंश हों तो वो अलग हो जाएं। इस रस को अब फिर रासायनिक या वनस्पतिक शुद्धिकारक पदार्थ, क्लैरिफिकेंट एजेंट मिलाकर उबाला जाता है, जिससे रस में उपस्थित गंदगी तैरकर ऊपर फ्लोकुलेंट के रूप में या नीचे सस्पेंशन के रूप में बैठकर अलग हो जाती है। अब इस रस को छान कर लगातार 115 से 117 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंटिन्यूअस हिलाते हुए उबाला जाता है जब तक कि ये रस अर्ध ठोस द्रव्य या गुड़ में परिवर्तित नहीं हो जाए। अब इस अर्ध ठोस द्रव्य या मांस को अलग अलग सांचों में डालकर ठंडा कर लिया जाता है, जिससे विभिन्न आकृति एवं माप के गुड़ की डली या भेली तैयार हो जाती है। हम बात करते हैं गुड़ की विशेषताओं की। गुड़ हल्के पीले से भूरे रंग का विशिष्ट गंध युक्त क्रिस्टलाइन मांस या द्रव्य है, जो कि लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, जल्दी से खराब नहीं होता। इसमें 65 से 85% तक सुक्रोज, 10 से 15% तक इनवर्ट शर्करा,
तथा 2 से 5% तक मिनरल ऐश अर्थात खनिज लवण होते हैं। गुड़ का उपयोग मूंगफली, तिल, परमल आदि की चिक्की तथा नॉन क्रिस्टलाइन कैंडी बनाने में किया जाता है। बेकरी में कन्फेक्शनरी पदार्थों में शक्कर के मुकाबले गुड़ को ही प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह व्यंजनों में न केवल रंग बल्कि विशिष्ट गंध भी देता है और इसी के साथ साथ जो गुड़ होता है वो लौह लवण से भी युक्त होता है। लौह लवण का भी अच्छा स्रोत है। क्रिस्टलाइजेशन, शर्करा के संतृप्त घोल को हम ऐसा होता है कि जब हम पानी में शक्कर मिलाते हैं तो एक शक्कर घुलती जाती और आप और डालते जाइए, मिलती जाएगी। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर कि शर्करा और घुलनी बंद हो जाएगी। इसको हम संतृप्त घोल कहेंगे। अलग अलग टेम्परेचर पर शक्कर को घोलने की क्षमता भी अलग अलग होती है, जिसको हम शर्करा की पाक क्रिया के दौरान विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन संतृप्त घोल से यहाँ तात्पर्य है कि अब इसमें और अधिक शर्करा नहीं घोली जाए। तो इस शर्करा के संतृप्त घोल को जब हम ठंडा करते हैं तो उसमें पुनः शक्कर के दाने या रवे बनने लगते हैं और शर्करा के विलयन में शर्करा के रवे या क्रिस्टल बनने की इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं तथा शर्करा के अपघटन की क्रिया से क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया भी नियंत्रित होती है तथा अम्ल की उपस्थिति में यह प्रक्रिया कम हो जाती है। आइए देखें क्रिस्टलाइजेशन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है केंद्रकों का निर्माण। मैंने शर्करा की निर्माण प्रक्रिया में भी बताया था कि वाष्पीकरण के पश्चात जब क्रिस्टलीकरण की हम प्रक्रिया करते हैं तो उसमें हम सर्वप्रथम शर्करा के कुछ दानों को छिड़क देते हैं, द्रव में डाल देते हैं, जो कि केंद्रक का काम करते हैं और इस केंद्रक के चारों तरफ शर्करा के रवों का क्रिस्टलीकरण शुरू होता है। तो आप जितने अधिक केंद्रक क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया के दौरान उस द्रव्य में होंगे, क्रिस्टलाइजेशन उतना ही तेज गति से होगा, क्रिस्टल उतने ही छोटे बनेंगे तथा केंद्रक जितनी कम मात्रा में होंगे, क्रिस्टलाइजेशन उतना धीमी गति से होगा और बनने वाले क्रिस्टल बड़े बड़े होंगे। आपने मिश्री के डले देखे होंगे जिसमें धागे के चारों तरफ शक्कर क्रिस्टलाइज्ड रूप में जमा होती है, बहुत बड़े बड़े डले होते हैं। इसी के विपरीत आपने डायमंड मिश्री के दाने देखे होंगे जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। कई बार हम इसमें शक्कर ना भी डालें तो भी जो वातावरण में उपस्थित धूल के कण होते हैं वो केंद्रक का निर्माण करते हैं, जिसके चारों तरफ शक्कर के रवे या क्रिस्टल्स बनते हैं। दूसरा है सीडिंग। सीडिंग का तात्पर्य है कि सॉल्यूशन में शर्करा के संतृप्त विलयन में थोड़े से कुछ शर्करा के दाने डालना या अन्य कुछ छोटे छोटे दाने डालना अन्य पदार्थों के, जो कि सीडिंग या बीज के रूप में काम करें, केंद्रक के रूप में काम करें, जिसके चारों तरफ शर्करा क्रिस्टलाइट हो जाए। तो सीडिंग की प्रक्रिया से क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। ये जो सीडिंग है या जो सीड्स हैं वो केंद्रक का काम करते हैं। तीसरा संतृप्त अवस्था। शर्करा का घोल जितना अधिक संतृप्त होगा उतना ही क्रिस्टलाइजेशन अधिक होगा। हाई टेम्परेचर पर चूँकि ज़्यादा मात्रा में शक्कर घोली जा सकती है और सैचुरेशन ज़्यादा होता है, तो जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया है वो अधिक संतृप्त सॉल्यूशन में ज़्यादा होती है। चौथा, एजिटेशन अर्थात हिलाना या स्टीयरिंग करना। क्रिस्टलाइजेशन के दौरान अगर आप शर्करा के घोल को निरंतर हिलाते रहेंगे तो हिलाने से या एजिटेशन करने से या स्टीयरिंग करने से उसको में बनने वाले क्रिस्टलाइजेशन की स्पीड भी बढ़ जाएगी और बनने वाले क्रिस्टल्स की संख्या ज़्यादा होगी और क्रिस्टल छोटे छोटे बनेंगे। तो जो हिलाने की प्रक्रिया है, स्टीयरिंग मूवमेंट है, वो क्रिस्टलाइजेशन को प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, किंतु बनने वाले क्रिस्टल छोटे होते हैं और क्रिस्टलाइजेशन स्पीड से होता है। तापमान। जितने अधिक ऊंचे तापमान पर आप क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, आपके बनने वाली जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया है वो इतनी ही स्पीड गति से होगी। जैसे जैसे तापमान कम होता जाएगा वैसे वैसे क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया भी धीमी होती जाएगी और 30 डिग्री सेल्सियस पर आकर क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया प्रायः रुक जाती है। अन्य शर्कराओं के मिलावट। सुक्रोज या टेबल शुगर में अगर हम अन्य शर्करा जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज या माल्टोज इत्यादि मिला दें तो चूँकि इनके ग्लूकोज और फ्रक्टोज के क्रिस्टल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया को बाधित करते हैं।
अतः अन्य शर्कराओं को मिलाने से क्रिस्टलाइजेशन बाधित होता है। अम्ल की उपस्थिति, अम्ल सुक्रोज का जल अपघटन करके उसको सुक्रोज और फ्रक्टोज में बदल देते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देते हैं, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज की क्रिस्टलाइजेशन धीमी गति से होता है, रवे भी छोटे बनते हैं। अतः अम्ल की उपस्थिति में क्रिस्टलाइजेशन धीमी गति से होता है या कम होता है। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपने अम्ल क्रिस्टलाइजेशन की किस चरण में डाला है। अगर आपने क्रिस्टलाइजेशन शुरू होने से पहले ही अम्ल डाल दिया है और वो जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड और जितनी ज़्यादा मात्रा में डाला है वो क्रिस्टलाइजेशन को उतना ही अधिक बाधित करेगा। जिस तरह से अम्ल सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस कर देता है, जल अपघटन करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है और क्रिस्टलाइजेशन बाधित होता है, उसी प्रकार एंजाइम की उपस्थिति भी क्रिस्टलाइजेशन में बाधा डालती है और क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया को रोकती है। क्रिस्टलाइजेशन के इस कारक का, विशेषकर अम्ल वाले कारक का उपयोग हम गुलाब जामुन, मालपुआ, घेवर आदि की चाशनी बनाने में करते हैं, जिसकी चाशनी हमें जमी हुई नहीं चाहिए, तो हम उसमें नींबू का रस या सिट्रिक एसिड या टार्टरिक अम्ल मिलाकर उसकी अम्लीयता को बढ़ा देते हैं और सुक्रोज की कुछ मात्रा जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाती है तो वो चाशनी गाढ़ी तो होती है किंतु जम नहीं पाती, क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो पाता। एंजाइम का प्रभाव अम्ल के मुकाबले अधिक तेज गति से होता है। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस सुक्रेज एंजाइम के द्वारा होती है। नेक्स्ट है कैरेमलाइजेशन। कैरेमलाइजेशन के बारे में हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि जब हम शर्करा को गर्म करते हैं तब यह पिघल कर रंगहीन तरल रूप में आ जाती है। इसे और अधिक गर्म करने पर यह पहले पीले रंग के और तत्पश्चात धीमे धीमे भूरे रंग के पदार्थ कैरेमल में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कैरेमलाइजेशन और बनने वाले पदार्थ को कैरेमल कहते हैं। इस प्रकार शर्करा को शुष्क ताप देने या कुछ भोज्य योजकों के साथ या सांद्र विलयन में गर्म करने पर इसके डीकम्पोजिशन के द्वारा शर्करा डीकम्पोज हो जाती है और कुछ बहुलक पॉलीमर्स का निर्माण होता है। ये बहुत सारे पॉलीमर्स जो है साइंटिस्ट लोग, हमारे फूड साइंटिस्ट खोज चुके हैं, जिनमें से कुछ तत्व वाष्पशील होते हैं और कुछ अवाष्पशील होते हैं। इसे ही कैरेमल कहते हैं और शर्करा के कैरेमल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कैरेमलाइजेशन कहते हैं। कैरेमल में मुख्य रूप से कैरेमिलैन, कैरेमिलिन, मिथाइल इमिडाजोल, फ्यूरेंस, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, अल्कोहल्स, एसिड्स, एल्डिहाइड्स, एस्टर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जैसे उत्पाद होते हैं। कैरेमल के उपयोग। कैरेमल शर्करा का उपयोग ब्रूइंग के लिए, सिरका बनाने के लिए, विनेगर मेकिंग के लिए, विविध प्रकार की शराब जैसे विस्की, रम एवं वाइन्स तथा सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में किया जाता है। इसके अलावा कैरेमल केक, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, टॉफ़ी, चॉकलेट्स जैसे कन्फेक्शनरी आइटम बनाने में भी काम में आती है। कैरेमल शर्करा का निर्माण केवल सुक्रोज से ही नहीं वरन सोयाबीन, टैपियोका या साबूदाना जो कि स्टार्च के स्रोत हैं उनसे भी किया जा सकता है। कैरेमल का उपयोग एक बहुउद्देशीय आहार योगशील फूड एडिटिव्स के रूप में भी किया जाता है, जो कि व्यंजनों में भिन्न भिन्न प्रकार के रंग, खुशबू तथा मिठास प्रदान करता है। सामान्यतः कैरेमल का टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है और पंजेंट टेस्ट होता है, किंतु यह भी मीठे व्यंजनों में और कन्फेक्शनरी आइटम्स में अच्छा लगता है। हम आगे बढ़ते हैं इन्वर्जन की तरफ। जब शर्करा के विलयन को अम्ल या एंजाइम की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह शर्करा या सुक्रोज की विशेष रूप से बात कर रहे हैं, अपने अणुओं, मोनोसेकेराइड अणुओं ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार सुक्रोज के विलयन को ताप देने पर सुक्रोज का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बराबर मात्रा में टूटने की प्रक्रिया को इन्वर्जन तथा बनने वाले मिश्रण को इन्वर्ट शर्करा कहते हैं। यह शर्करा सुक्रोज के मुकाबले अधिक मीठी होती है क्योंकि फ्रक्टोज की मिठास बहुत अधिक होती है। इन्वर्ट शर्करा पानी में घुलनशील होती है तथा क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया को कम करती है।
इसी प्रक्रिया को इस समीकरण के द्वारा दिखाया गया है। देखिए सुक्रोज विलयन, उसमें नमी युक्त ताप पर जब अम्ल या एंजाइम ऐड किया जाता है तो ये अपने मोनोसेकेंडाइड यूनिट्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाती है बराबर मात्रा में, 50-50% मात्रा में, और इस प्रकार बने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर को इन्वर्ट शर्करा कहा जाता है। इन्वर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, जो सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनने की जो प्रक्रिया है, इसको कुछ कारक को प्रभावित करते हैं। जैसे पहला कि विलयन को गर्म करने की गति, यदि आप सुक्रोज का विलयन धीमी गति से धीमे तापमान पर लंबे समय तक गर्म करेंगे तो विलयन धीरे धीरे इन्वर्ट शर्करा में बदलेगा, और अगर हाई टेम्परेचर पर आप गर्म करेंगे तो विलयन जल्दी से सुक्रोज इसमें अपघटित हो जाएगी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इसी प्रकार जितने लंबे समय तक आप गर्म करते रहेंगे विलयन को, उतनी ही अधिक मात्रा में इन्वर्ट शर्करा हमें प्राप्त होगी। अम्ल, मैंने पहले भी बताया, अम्ल जो है वो सुक्रोज की अम्लीय हाइड्रोलिसिस करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है, तो इन्वर्जन की प्रक्रिया को बढ़ाता है। और इसी शर्करा की इसी क्वालिटी का उपयोग हम गुलाब जामुन, मालपुए इत्यादि के लिए एक तार की चाशनी बनाने में करते हैं। इसी प्रकार एंजाइम्स की मात्रा, इस विलयन में अगर सुक्रेज या स्टार्च के विलयन में अगर अमाइलेज एंजाइम अगर डाले जाएं तो ये इन्वर्ट शर्करा को की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे, इन्वर्जन को पॉजिटिवली मोटिवेट करेंगे। मुझे आशा है कि आपको आज के अध्ययन सत्र में शर्करा एवं गुड़ की निर्माण प्रक्रिया, शर्करा का परिष्करण, कैरामलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन और इन्वर्जन आदि प्रक्रियाओं का भली भांति ज्ञान हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगले अध्ययन सत्र में हम शर्करा का पाक क्रिया के बारे में, उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।